नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक अजीब सा चक्र अब बन गया है और ये चक्र है यति नरसिंहानंद यानी कि दीपक त्यागी। हमने इस पर बहुत कार्यक्रम पहले भी किए, फिर कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बार का कार्यक्रम तो इस बात पर है कि एक चक्र सा बन गया है कि पहले नफरत फैलाओ, बहुत मीडिया में कवरेज होने के बाद, अदालतों के दबाव के बाद, पुलिस प्रशासन पर जब एकदम बिल्कुल कोई ऑप्शन ही ना बचे तब जेल जाओ, बहुत जल्द तेजी से बेल पाओ और बेल की कंडीशन में साफ साफ लिखा था कि आप ना तो ऐसे किसी फंक्शन में जा सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना किसी पर दबाव बना सकते हैं, उसके बाद फिर नफरत फैलाओ। तो ये जो सर्कल है ये पूरा घूम लिया है इस आदमी ने, यति नरसिंहानंद, अपने भड़काऊ भाषण। नफरत, जेल, बेल, नफरत, जेल, बेल, नफरत, यही चलता रहेगा। आइए आपको बताएं ये पूरा प्रकरण क्या है। यति नरसिंहानंद ने एक भड़काऊ भाषण एक बार फिर से दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं से हथियार उठाने को कहा, बिल्कुल वही चीज जो उन्होंने पहले भी कही थी। उन्होंने ये बोला है कि अगर मुस्लिम पीएम बनता है तो अगले 20 साल में 50% हिंदू धर्मांतरित हो जाएंगे। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में यह कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया था। सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और ये वही प्रीत सिंह हैं जो कि अगर आपको याद हो जंतर मंतर पे जब नफरत फैलाई गई थी और नफरती बोल बोले गए थे, ये वहां पर भी थे। फिलहाल जमानत पर नरसिंहानंद बाहर थे। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब ये नफरती महापंचायत हुई, जाहिर सी बात है किसी परमिशन वगैरह के साथ हुई होगी। तो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस कहती है कि कार्यक्रम करने की अनुमति ही नहीं थी, फिर भी कार्यक्रम हो गया। इसके खिलाफ 3 एफआईआर हुई हैं। नरसिंहानंद का नाम एक एफआईआर में भी है। 2 गुटों के बीच नफरत फैलाने का उनके ऊपर आरोप है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इजाजत नहीं थी तो स्टेज, तंबू, टेंट, माइक, कनात, फ्लेक्स बैनर, ये सब वहां पर लग उठा, लोगों ने भाषण दे दिया और बिना परमिशन के। पुलिस क्या कर रही थी? क्या ऐसे कोई भी इस तरीके से टेंट लगा सकता है? अब फरवरी में हरिद्वार की जिला अदालत ने क्या कहा, आपको यह बताना बहुत जरूरी है। बेल टर्म्स की जो कंडीशन थी, पिछली बार जब इन्होंने नफरत फैलाई थी उससे जब बेल पाए थे तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन यह थी कि आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, ऐसे कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकेंगे और गवाहों को धमका भी नहीं सकते। और ये जो बुराड़ी का कार्यक्रम है इसमें ये तीनों चीजें हुई हैं, यानी कि बेल टर्म्स में जो जो चीजें थी उन तीनों का उल्लंघन किया है इस आदमी ने। अब आइए आपको बताते हैं कि पत्रकारों का क्या आरोप है। वहां पर कुछ पत्रकार थे, उन्होंने भी आरोप लगाए। नरसिंहानंद के कार्यक्रम में मारपीट हुई, फोन छीनने का आरोप लगा है और धार्मिक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगा है। तो आज सवाल इंडिया का में हमारा सवाल एक ही है, नफरत, जेल, बेल, नफरत। यति नरसिंहानंद का यह नफरती कालचक्र है, यह कैसे चलता जा रहा है? यह बल कहां से उनको मिल रहा है कि वो ये करते चले जाएं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, सलमान निजामी नेता कांग्रेस पार्टी के, वेद भूषण आप रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और अजय गौतम धर्मगुरु। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि अभी जाहिर सी बात है नफरत फैलाने की बात पर कोई भी समर्थन नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन जब इस तरीके का कांड होता है कि एक आदमी बेल पे निकला हुआ है, बेल की टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप इस तरीके की कोई चीज नहीं कर सकते, और उसके बाद भी वो बिल्कुल वही चीज करता है एक ऐसे इवेंट में जिसकी इजाजत भी नहीं थी, तो सवाल तो ये उठना लाजमी है कि जब आप ढुलमुल रवैये से कार्रवाई करेंगे,
जब पहले आप समय से गिरफ्तार नहीं करेंगे, वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी उत्तराखंड में, यहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, परमिशन के बजाय उन्होंने एक इवेंट कर दिया। तो ये आरोप क्या बीजेपी पर नहीं लगेंगे या केंद्र और राज्यों की सरकारों पर नहीं लगेंगे कि ऐसा क्या डर है यति नरसिंहानंद से और इनके जैसे लोगों से कि कार्रवाई नहीं हो रही है? वरना अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो किसी आदमी की इतनी हिम्मत अगर इनसे कोई डर होती न तब कार्रवाई होती ना अब कार्रवाई होती। और ये इस तरह की अली सेना, बजरंगबली सेना और इस तरह की तमाम सेनाओं को लेकर, या वो शिवसेना का भी दंश कभी भाजपा ही झेलती रही, जिसको लेकर आज मजे लेने वाले मजे ले रहे हैं। तो इस तरह की सेनाओं को लेकर लगातार ये पार्टी और जो विरोध करने की जो मानसिकता लिए लोग बैठे हैं, उनको आज सोचना चाहिए कि इस तरह से समाज में विषाक्त फैलाने वाले लोगों का किस तरह से आप कमोवेश उनका हौसला अफजाई जो है कहां से होती है। ये वहां से होती है जब एक ही साथ एक ही दिन दो घटनाएं घटती है। एक सपा का जफरुल इस्लाम जो है वो कहता है कि मुख्यमंत्री को अगर उसकी बोल निकली तो उसको गोली मार देंगे। और इंटेलेक्चुअल गैंग जितना होता है इस देश का, और इस देश की जितने सेकुलर पार्टी होती है और सेकुलर सोच के लोग होते हैं, उनके मुंह पे मौन और सन्नाटा पसरा होता है। शर्म आती है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पे सम्मान अपने वापसी करने के लिए उतावले रहते हैं। अगर छोटी सी छोटी घटना हो जाती है, एक सपा का विधायक, निर्वाचित विधायक, उसकी कहीं आहट भी नहीं है। आप देखिए दूर दूर तक ना कोई बोलने वाला है, ना उस मुद्दा को कोई उठाने वाला है, ना समझाने वाला है, ना उसको लेकर किसी तरह से सपा का मुखिया या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ भी नहीं कहा। अब सवाल उठता है कि यति नरसिम्हानंद का, जिसको बेल पे है, वो बेल कानूनी रूप से वो बाउंडेड है, उसको अगले को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ऐसी सेनाओं के लिए जो समाज में विषाक्त फैलाते हो या कुछ ऐसा गलत करते हो, तो उसके लिए भाजपा या सरकार जिम्मेवार नहीं है। हमने तो तब भी त्वरित कार्रवाई करी। आप देखिए ना, अब तक जितनी भी चीजें हुई है इस देश में, जब आप निकालेंगे तो 100 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें नहीं वर्मा ही नहीं गया, कुछ नहीं, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। नहीं वर्मा जी, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। हरिद्वार वाले मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। ये मामला अदालतों में गया, ये मामला जब लगातार सवाल उठे तब जाकर के कार्रवाई हुई। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप एफआईआर उसके 3 या 4 दिन के बाद हो गए। एफआईआर होने के बाद जो है उसके ऊपर 100 सवाल दाग दिए गए, आपके यहां से भी और पॉलिटिकल हमारे विरोधियों की तरफ से भी। हमने उस चीज को गलत नहीं माना। कानूनन एफआईआर होने के बाद वो सारी चीजें जो है कोर्ट की निगरानी में होती है। अगर गलत प्रशासन करता है तो प्रशासन को भी उसी तरह से कोर्ट प्रताड़ित करता है और उससे सवाल जवाब करता है। तब सवाल उठता है कि आज के डेट में दिल्ली पुलिस की ऐसा क्या कसूर है कि कल वो वहां बिना गैर कानूनी ढंग से वहां सभा हो रही थी, उसके ऊपर आज एफआईआर हो गया। अब इसमें कितना जल्दी होना चाहिए। एक तरफ एक सपा का विधायक देखिए सब चीज बोल जाता है, कहता है मैं मुख्यमंत्री को गोली मार दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि कानून, अगर सपा का विधायक इस तरीके के बोल रहा है और आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो करिए कार्रवाई। कौन रोक रहा है कार्रवाई करें? एक चीज दूसरी चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकती है महेश जी? नहीं, कार्रवाई करने का कहीं ये दिखाई दे रहा? आप यति नरसिम्हानंद पे आपने कार्रवाई करी ना, हमने एफआईआर दर्ज की ना। आप कह रहे हो ना, अभी बोल रहे हो ना कि उसने बेल लिया, बेल के दौरान ये सारी चीजें उसने शर्तों के साथ उसको रिहा किया गया। क्या हुआ? लेकिन सवाल है कि अगर हम और आप सब मिलके ऐसे लोगों का कंडेम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को रोकेंगे नहीं, क्या हुआ? उवैसी के भाई को बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। उवैसी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग, ये क्यों बढ़े? भारत माता को डायन कहने वाला आदमी राजनीति में जो है सांसद भी बनता है, मंत्री भी बनता है, सब कुछ बनता है। दंगा फसाद करके ये कहता है कि जाटों को तब तक कत्ल। भाई मेरा ये कहना है कि ये जितने लोग हैं और उनके जितने बोल हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ये जितने लोग हैं और इनके जितने बोल हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बोल जरूरत से ज्यादा रहे ना सलमान निजामी, मेरा ये कहना है इसको आप धर्म से ऊपर उठा करके देखें। इमरान रशीद, कोई आदमी अगर नफरत फैला रहा है, फिर वो मुसलमान हिंदुओं के प्रति नफरत फैला रहा हो या हिंदू मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहा हो,
नफरत नफरत है सलमान निजामी। नेचुरली तो उसमें ये कंपैरिजन करना कि तब क्यों नहीं बोले, तब चुप थे, अरे आप तब के लिए भी कार्रवाई कीजिए, अब के लिए भी कार्रवाई कीजिए, एक ही दिन में त्वरित कार्रवाई कीजिए। और नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली पुलिस, अच्छा कल को मुझे आप बताइए, मुझे अगर दिल्ली पुलिस किसी, सलमान निजामी अगर मुझे पुलिस किसी फंक्शन को करने के लिए मना कर दे और मैं ठीक उसी जगह कनात लगा करके, माइक लगा करके, फ्लेक्स बैनर लगा करके एक बड़ा सा आयोजन करके नफरत फैला दूं, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? ये इतनी हिम्मत कैसे बन गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सबसे, मतलब जो देश से मोहब्बत करता है, जो हिंदू धर्म को समझता है, देखिए मैं मुसलमान हूं, जितना मैं हिंदू धर्म को समझता हूं उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किसी भी गैर मजहबी इंसान के खिलाफ बोलें। हिंदू धर्म में कहां लिखा है, गीता में कहां मेंशन है कि आप दूसरे मजहब के इंसान को गाली दें या रोकें उसे, जो भी वो धार्मिक कार्यक्रम करना चाहता है। ये लोग जो है हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, ये इस देश के दुश्मन हैं। हरिद्वार में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, आज जो जंतर मंतर में हुआ पूरी दुनिया देख रही है। बदनाम कौन हो रहा है? हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, ये देश बदनाम हो रहा है। और आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हमने आज एफआईआर कर दिया? आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। सेंटर दिल्ली राजधानी है जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, प्रेसिडेंट बैठते हैं, और उसके सिर्फ 5 किलोमीटर के बाद जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वहां पर एक कार्यक्रम होता है। दिल्ली पुलिस को मालूम ही नहीं होता है कि वहां कार्यक्रम हो। साहब कैसे? दिल्ली पुलिस की तो चौकी है वहां जंतर मंतर। हमने कितने प्रोग्राम किए वहां, हमें जो परमिशन नहीं दी गई हमने नहीं किया वहां। तो एक चौकी है बाकायदा तौर पे। वेद भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वेद जी, मुझे आप ये बताइए कि अभी जिस तरीके से बेल ऑर्डर का में जो लिखा है उसका उल्लंघन हुआ है, हमने इनका इतिहास भी देखा हुआ है, ये किस टाइप के हैं, जो अपने आप को यति नरसिंहानंद कहलाते हैं। ये तो नफरत फैलाने वाले मिस्टर त्यागी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसे में कानूनी रूप से और पुलिसिया रूप से क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? देखिए संकेत, ऐसा तो लग रहा है उनको मजा आ रहा है कानून का, अदालत का, सबका मखौल उड़ा के। बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूं। इस देश के कानून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी का स्कोप नहीं है। और प्राइम फेसा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। बल्कि मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के नहीं, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ये सब इन्होंने किया है। डीडीए की लैंड पर जहां पर ये मुखर्जी नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बिल्कुल एक इलीगल है, एक ऑफेंसिव है किसी भी कास्ट के लिए, इस देश के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि आम बाबा नहीं है दीपक त्यागी जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये एमटेक हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, लंदन रशिया में रहे हैं। एक आम आदमी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो तो एक बार फिर भी माफ कर दिया जा सकता है, परंतु एक पढ़ा लिखा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाला आदमी इंटेंशनली यदि इस तरह की चीजों को करता है, बेल के कानूनों का उल्लंघन करता है, तो बिल्कुल उसके लिए एनएसए और जो डिटेंशन और प्रिवेंशन के जो धारा हैं, सख्त से सख्त धाराओं में इस तरह के ढोंगी बाबाओं को जो इस हमारी भगवा कपड़े को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्रोविजन कानून में है और लिए जाने चाहिए। आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, हरिद्वार का धर्म संसद का मामला, सुप्रीम कोर्ट की आप टिप्पणियां देखिए। तो मेरा पुनः दिल्ली पुलिस से, सरकार से अनुरोध है कि इस तरह के आदमियों को एनएसए में लंबे समय तक डिटेन किया जाए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की और बल्कि पब्लिक ऑर्डर ना खराब हो, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीजें हैं। और ऐसा नहीं है ये निहंग भी इस तरह के करते रहे, दूसरे धर्मों के मुस्लिम भी इस तरह के फतवे जारी करते रहे। मैं सभी के लिए बोल रहा हूं कि सबके लिए जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अजय गौतम जी कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के मसीहा बने हुए हैं दीपक त्यागी, उनको कुछ मजा सा आ रहा है। उनको ऐसे लगता है ऐसे कि वो कोई फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे कि कोई स्वतंत्रता सेनानी हो जो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हो कि देखो मैंने कानून तोड़ा, मैंने बेल ऑर्डर का उल्लंघन किया। ये तो बहुत साफ है ना जिस तरीके की हरकत उनकी है। और उनके जो चाहने वाले हैं, उन्हीं के जैसे नफरती, वो इसको डिफेंड करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आज एक स्वर में अजय गौतम, महेश वर्मा, सलमान निजामी और वेद भूषण जी सब लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं कि जो भी आदमी जिस भी धर्म का हो, नफरत फैलाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? ये भी कहिए।
देखिए बात बड़ी कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल, हम साथ हैं आपके, संकेत हम साथ हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो। अजय गौतम देखिए, अभी निजामी साहब को और यहाँ जो दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी बैठे हैं, अभी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी, लेकिन जो सलमान निजामी हैं, उन्होंने बोला आज एक मीडिया हाउस के पत्रकार ने जो हिंदू देवी देवताओं को ऐसी अपमानजनक गालियां दी हैं जिन्हें मैं टीवी पे बोल नहीं सकता, अब तब तो इनके मुंह में दही जम गया है, तब तो ये शांत बैठ गए हैं कि जो एक टीवी पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, वो हिंदू देवी देवताओं के लिए मां बहन की गालियां अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिख रहा है। और ये देखिए, इनसे एक शब्द नहीं निकलेगा। इनको जितेंद्र त्यागी याद है, इनको यति नरसिंहानंद याद है, इनको साध्वी प्रज्ञा याद हो जाएगी, लेकिन जब इनकी जमात के लोग आके हमारे भगवानों का अपमान करते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। लेकिन अब जब नए साल, मेरा ये कहना है, क्या हमको पुलिस के इकबाल पर भरोसा है? अगर भरोसा है, और अगर कोई भी, मैं बार बार शब्द दोहरा रहा हूं, एक सेकंड अजय गौतम, बार बार दोहरा रहा हूं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, नफरती की कोई मजहब नहीं। अगर वो नफरत फैला रहा है, आप कानून, या तो आप ये बोल दें कि कानून बेकार है, कानून इतना सशक्त नहीं है कि अजय गौतम और दीपक त्यागी और सब इन लोगों को पुलिस के कंधे पर हाथ रख के बोलना पड़ रहा है कि भाई हम हैं असली ठेकेदार। करौली फिर तो ये तो बहुत ही दुख की बात है हमारे देश के कानून के लिए। सर, इस देश के अंदर हिंदुओं को अपना नववर्ष नहीं मनाने दिया जाता सर, उनके ऊपर पत्थर और बोतलें फेंक दी जाती है, उनकी दुकानें लूट ली जाती हैं। राजस्थान देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, इसका नफरत फैलाने से क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जिस कंडीशन पे बेल पाए हैं उसका हम उल्लंघन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो आपने फ्रीडम फाइटर बना दिया है दीपक त्यागी का, उल्लंघन नहीं हुआ है, बेल की कंडीशंस का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। जो यहाँ पर जो भी कोई कानूनी विध है, एक सेकंड, कैसे नहीं हुआ है अजय गौतम, कैसे नहीं हुआ है उल्लंघन? कैसे नहीं हुआ है उल्लंघन? बेल का, उसका बेल की कंडीशन के अंदर ये होता है कि आप किसी भी मुकदमे से जुड़े हुए गवाहों को आप प्रभावित नहीं करेंगे। वेदभूषण जी, आता हूं मैं आपके पास। ये नहीं होता कि आप नहीं, कैसे नहीं होता है उल्लंघन? अदालत, हरिद्वार की अदालत ने क्या कहा था? हरिद्वार की अदालत ने कहा था कि भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं नरसिंहानंद। शब्द नहीं बोला गया। सुन लीजिए अजय गौतम जी, मैं बता रहा हूं, मेरे पास है लिखा हुआ। एक सेकंड, नहीं, ये अलाउड नहीं। इनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। हरिद्वार की जिला अदालत ने क्या कहा, वो ग्राफिक जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। अजय गौतम रुकिए, नहीं, नफरत नहीं फैलेगी और गलत बयानी नहीं होगी, आप रुकिए, वो ग्राफिक जरा स्क्रीन पर दिखाएं। फरवरी में हरिद्वार की जिला अदालत ने क्या कहा? जिला अदालत ने कहा कि ये बेल की कंडीशंस हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते नरसिंहानंद, ऐसे कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगे और गवाहों को धमका नहीं सकते। और ये तीनों चीज किए हैं उन्होंने, तो कैसे उल्लंघन नहीं? गवाह को धमकाया है संकेत भाई, कौन से गवाह को धमकाया है? और लोग भड़काऊ भाषण कहां दिया है? उन्होंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं कही है इस पंचायत के अंदर जो नहीं बोली वाली हो। हिंदुओं को हथियार उठाने की बात नहीं कही। ये नहीं बोला कि अगर मुस्लिम पीएम बनता है तो अगले 20 साल में 50% हिंदू धर्मांतरित हो जाएंगे। देखिए, ये मेरी बात सुनिए, मुस्लिम पीएम कहां से बन, देखिए ये तो अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी वो रखी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसे ही यति नरसिंहानंद ने उसका जवाब दिया। हथियार उठाने को कहा, तो कुछ नहीं कहा कि हिंदू आ जाओ, सड़क पर आ जाओ और आग लगाओ, जैसा कि दिल्ली के दंगों में हुआ था। हथियार उठाने को कहा है, जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा था, अब सड़कों पर आ जाइए प्रोटेस्ट के दौरान। वेदभूषण जी, देखिए मेरा सवाल ये, सबसे पहले तो आप जो कहना चाहते थे वो, उसके बाद मेरा सवाल ये जो एक आदत सी और फितरत सी बन गई है, मैं तो इसको कमजोर कानून और कमजोर कानून के रखवालों का प्रतीक देखता हूं कि एकदम खुलेआम लोग उल्लंघन करना चाहते हैं, वो इसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई आभूषण हो कि मैंने बेल टर्म तोड़ा। सर, हिंदू अगर कोई बात बोलता है ना सर, संकेत जी मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, हिंदू अगर कोई बात बोलता है 24 हिंदू मुस्लिम की मैं डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमान यहाँ कानून की बात होगी, कानून हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं होगी, कानून। अगर मालाएं पहनाते हैं, अगर एक इंसान ने कानून तोड़ा है और नफरत फैलाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? और अगर वो इस तरीके से हरकत कर रहा है कि उसको बड़ा मजा आ रहा है कानून तोड़ने में, तो ऐसे में वेदभूषण जी हम क्या करें?
फिर बंद कर देते हैं कानून बनाना, बंद कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अनलिमिटेड नहीं है, संविधान के अंदर, कानून के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिटेशंस हैं। उसमें यह नहीं कि आप मुस्लिम, हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करने लगे। और इसके अलावा शुरू से ही उनका जो कंडक्ट था वो बिल्कुल अव्यावहारिक था, इलीगल था। डीडीए ग्राउंड में उन्होंने कोई परमिशन लेने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है कि उनका बेल ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए? वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, आपको लगता है ये फिट ग्राउंड्स है उनका बेल ऑर्डर कैंसिल होने का, वापस जेल भेजने का? कैंसिलेशन ऑफ बेल, मैं उससे आगे जाना चाहता हूं। ऐसे आदमी को एनएसए में तुरंत डिटेन किया जाना चाहिए, एनएसए में बंद करना चाहिए। बिल्कुल, लोकल एसएचओ ने, लोकल एसीपी ने उनसे गुहार की थी, रिक्वेस्ट की थी कि कृपा करके इस प्रोग्राम को यूएपीए और सेडिशन, डेस्पाइट इट, वो यूएपीए और सेडिशन को धनिया और मिर्ची और पुदीना की तरह इस्तेमाल किए जाने के माहौल में महेश वर्मा जी, यहां पर क्यों नहीं ये कानून लगते हैं? यहाँ पे क्यों नहीं कानून लगते हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि यति नरसिंहानंद पर ये नहीं, कड़े कानून क्यों ना लगे? खुलेआम वो बेल ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं, नहीं, हम सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द पे मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोर्ट जो है उनके बेल बॉन्ड पे जो भी चीज, जैसे अभी वेदभूषण जी जैसे लोगों से आपने पूछा, बड़े सार्थक उन्होंने जवाब दिया। आज आपके जो शुरुआती जो वक्तव्य थे उसमें आपने ये समझने की आप कोशिश कर रहे थे कि आखिर में ऐसी चीज जिसमें बेल भी होता है, जिसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होती है, उसके बावजूद भी लोग बाज क्यों नहीं आते? आप आज इसका जो है, इस समाधान को, इस चीज को खोजना चाह रहे थे, इसके पीछे क्या है, वो कौन से हौसले हैं, कौन सी हिम्मत है जो इस तरह की चीजों को सपोर्ट करती है। तो संकेत जी, इसके लिए सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस देश में उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो वोट की राजनीति की वजह से एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जो इस देश में लगातार उनके गलत बोलों का समर्थन करते हैं, जो लगातार इस चीज को बढ़ावा देते हैं। या वो पश्चिम बंगाल का आप भूल गए? आपके साथ ही मैं डिबेट में था जब आप एक मौलाना की बात कर रहे थे जिसने क्या बोला था, याद है आपको? क्या हुआ उसके ऊपर, कौन सी कड़ी कार्रवाई हुई? तो ये जो इनजस्टिस होती है इस देश में, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदुओं के बारे में अगर कोई आदमी गलत बोलता है तो उसके ऊपर भी उसी तरह से सवाल खड़े करने चाहिए, सलमान उसी तरह के बोलने चाहिए। ये जो आज, चलिए मैं कहता हूं, वातावरण इस देश के आज उसका परिणाम विवेक की परीक्षा है, इस देश की पुलिस और कानून की परीक्षा है। आप मुझे बताइए इस मामले में क्या होना चाहिए? कारण यही है सर, कारण यही है। फिर मैं यही कारण है। फिर मैं धर्म से ऊपर उठ करके डिबेट करना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि वो कोई भी इंसान, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो इस तरीके की नफरत फैलाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये बात एक सुर में कभी क्यों नहीं सुनने को मिलती है? मैं यही चाहता हूं। सलमान निजामी, देखिए संकेत जी, मेरे पास एक फोटो है, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और ये यति जी यहाँ है खड़े। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? ये कौन सी पार्टी इनको शील्ड कर रही है? ये कौन सी पार्टी इनको बचाने का काम कर रही है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला। ये क्या तरीका है? ये विरोध कर रहे हैं, ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे में यति नरसिम्हा को पैदा करने वाले ये लोग हैं। ना ये क्या है? ऐसे लोग पैदा करते हैं इस देश में। अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करते तो खड़े क्यों है? एक शब्द भी इन्होंने बोला। प्रज्ञा ठाकुर आपके साथ, इसके साथ खड़ी है। भाजपा जो है, अगर कंडेम करें, निंदा करें, ठीक है, एक एक करके, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। बोला है। देखिए ये भाजपा ने अपने पालतू जो नफरती बंदर है मार्केट में छोड़े हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर देश का कोई मुसलमान ऐसा बयान देता है कि तुम हथियार लेके, नहीं, पहले ये बताइए बंदर कौन है? नहीं, पहले ये बताइए कौन बंदर है, पहले ये कीजिए। आप मुझे चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। अभी क्या है कि बिल्कुल एकदम प्रिडिक्टेबल लाइंस पर डिबेट है। जो मैं सवाल पूछना चाहता था, ऐसी बहस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो इस तरीके की डिबेट्स हैं, उसमें एक ऐसी नफरती अफीम मिली हुई रहती है कि उसको अगर आप कोई लॉजिकल बात करना भी चाहें और ये पूछना चाहें कि आप इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा ये कहना है कि जो भी फंडामेंटलिस्ट है, किसी भी धर्म में है, आप नफरत को नफरत की तरह क्यों नहीं देख सकते ऊपर उठ के? और जो नफरत फैला रहा है उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वरना यहां पर तो लोग
बेल ऑर्डर का उल्लंघन करके अपने आप को ऐसे फ्रीडम फाइटर की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। यह देश का मजाक नहीं है तो और क्या है। अश्विनी उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। इससे पहले एक कार्यक्रम था, मुझे याद है जंतर मंतर में हुआ था, वहां पर भी इस तरीके के नफरती नारे लगे थे। उस कार्यक्रम के संयोजक आप थे, लेकिन आपका तर्क यह था कि मैं तब तक जा चुका था जब ये नफरती बोल शुरू हुए थे। मैंने आपका वक्तव्य सुना था। उसी में से एक आदमी ने यह कार्यक्रम भी कराया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप रिफॉर्म्स पर लगातार बात करते आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज की रेट में अगर एक आदमी जो कि बेल ऑर्डर के उल्लंघन को आभूषण की तरह पहन करके घूमे, तो ये देश की बेइज्जती और कानून की बेइज्जती है या नहीं? देखिए संकेत, इसको हमें, मेरी आवाज क्लियर है? मेरा एकदम क्लियर। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आशा करता हूं कि मुझे अनइंटरप्टेड दे देंगे। बोलिए। मजहबी उन्माद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मजहबी उन्माद फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा एज ए एडवोकेट इतना सारा जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। बड़ी सीधी सी बात है। कोई एक व्यक्ति एक शब्द कुछ बोले, एक वाक्य बोले, उसको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर सजा हो जाए, तो मुझे लगता है उस गांव में, उस मोहल्ले में या उस थाने के एरिया में शायद दूसरा कोई चीज को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन जहां हमारा घटिया कानून ऐसा है कि जो कहता है मैं 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा लो और फला पता नहीं क्या कर दूंगा, उसके बाद वो जेल में जाने की बजाय, सजा मिलने की बजाय वो विधानसभा में पहुंच जाता है, तो ये प्रमोट कर रहा है। मैं इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, एक गुंडा, एक बदमाश जिसको जेल में होना चाहिए, अगर वो विधानसभा में पहुंच जाएगा, सांसद बन जाएगा, पार्षद प्रधान बन जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो 100 लोगों को प्रमोट करेगा। जैसे दवा खाने के बाद या तो बीमारी खत्म होती है या बीमारी बढ़ती है, ऐसे जब कानून घटिया हो, कानून अच्छा होता है तो बीमारी, अपराध अराजकता कम होता है, कानून घटिया होता है तो अपराध अराजकता बढ़ती है, मजहबी उन्माद बढ़ता है। इसलिए मेरी तो लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि मैं तो 1950 के सभी, पहले के सभी कानूनों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इस बार मैंने होली जलाई थी अंग्रेजी कानूनों के, 1950 के पहले के सारे कानून खत्म किए जाए, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो। बड़ी सीधी सी बात है। अश्विनी जी, देखिए मेरा ये कहना है, आपको नहीं लगता है अभी आपने जो उदाहरण दिया वो आपने एक संदर्भ में दिया, वो नफरती बोल और बयान बोले गए, और फिर आपने बोला है कि उसका राजनीतिक फायदा लोगों ने उठाया। इस लॉजिक के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि यति नरसिंहानंद भी अपनी राजनीतिक पारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है दिक्कत यही है, ये जो सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि हम एक तरफ की नफरत देख रहे हैं, जबकि नफरत हमें सारी देखनी चाहिए। एक तरफ का देखते हैं, एक नहीं देखते। संकेत, मैंने तो पिछले 3-4 साल से मीडिया की डिबेट इसलिए देखना छोड़ दिया क्योंकि मीडिया शाम को 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सारे चैनल कुछ न कुछ डिबेट करते हैं। हाँ। लेकिन वो लगातार प्रॉब्लम के ऊपर डिबेट करते हैं, समस्या पे समाधान के ऊपर नहीं। बिल्कुल सही बात। न कोई मूल कारण पे जाता है, न कोई अस्थायी समाधान। तो एक तो आपने समाधान बताया कि नए कानून, अब आप ये बताइए कि कानून क्या बोलें और क्या करें, कैसा हो कानून? बड़ी सीधी सी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे यहां है, वो सिंगापुर में नहीं है, चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, तो हमें तो देखना पड़ेगा। भाई आप जरा समझिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप कहीं जाते हो, अगर उस हॉस्पिटल से आपका इलाज नहीं हो रहा है, उस डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? कोई और देखते हो, कोई और डॉक्टर देखते हो, डॉक्टर कहीं और कंसल्ट करता है, कहीं और से दवा लाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में 1950 के पहले के कानून खत्म हो जाए, तो जाति का जहर जो घोला जा रहा है ये कम हो जाएगा, जो भाषावाद का जहर है ये कम होगा, जो मजहबी उन्माद का जहर है ये कम होगा। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म के बिना इस देश में, ये जो आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं ना, आप 24x7 चर्चा कर लीजिए, आपका एनडीटीवी 24x7 ही है, आप 24x7 चर्चा कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं संकेत, कुछ नहीं होगा जब तक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म अच्छा, नहीं होगा। अब एक मेन मुद्दे पे आए, समाधान की बात करते हैं। समाधान को आगे कैसे ले जाया जाए? अश्विनी जी, सरकार आपकी, राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी, पुलिस आपकी, तंत्र आपका, फिर कहेगा विलंब।
नहीं, आपको मैं ये पूरी ईमानदारी से बताता हूं, करीब 1,500 के आसपास कानून खत्म किए गए, लेकिन अभी भी हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रहा है। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, अभी विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बेचारा छूटा और अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्रणाली, पूरा सिस्टम बदल जाए तो वो तो देखिए धीरे धीरे बदलेगा, उसकी तरफ कुछ कदम उठाए जाएं, लेकिन क्या तब तक इसी तरीके से नफरत फैलती रहेगी या फैलने दें? नहीं संकेत, मैंने अब कहा ना, बुखार का इलाज आप क्रोसिन पैरासीटामोल से कर सकते हैं, कैंसर का इलाज आप क्रोसिन पैरासीटामोल से नहीं कर सकते। तो जो इतना तगड़ा मजहबी उन्माद है, आप चाहते हो कि 2-3 चीजें, ये गोली वो गोली दे के, नहीं भैया, आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए तगड़ी वाली एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जबरदस्त, और जरूरत पड़ने पर कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। जिन 5 कानूनों की बात मैं लेके चल रहा हूं, जिसके लिए मेरी PIL भी चल रही, मैं यही तो कह रहा हूं, आखिर हम इस देश में 10वीं और 12वीं तक क्यों नहीं यूनिफॉर्म एजुकेशन कर सकते? देश के सभी नागरिक, मंत्री का बच्चा हो, चाहे संतरी का, हिंदू का हो या मुसलमान का, क्यों नहीं हम यूपी का हो या बिहार का, CBSE बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का हो, मदरसे का हो, तो एक बात हो गई अश्विनी जी, लेकिन कानून सरकारें भी बना सकती हैं। हाँ, और मेरा सवाल फिर वही घूम फिर कर है बनाना उन्हीं को है। ये बात पॉलिटिकल विल की है और आप ही की पार्टी की पॉलिटिकल विल की है, क्योंकि सरकार आप है। सरकार सबकी होती है संकेत, आपकी भी सरकार है और हमसे ज्यादा आपकी है। मैं तो एक एडवोकेट हूं, आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो एकदम पूरी तरीके से न्यूट्रल है। मैं तो आपकी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, पार्टी आपकी है पावर में, इस वजह से मेरा आपसे सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने रखा है कि दवाई बदलने का, अब दिक्कत यह है आप ऐसी दवाई देने को कह रहे हैं बीमारी के इलाज के लिए जो दवाई अभी है ही नहीं। मेरा असली डर यह है कि तब तक क्या हो, क्या तब तक इसी तरीके से यति नरसिम्हा, तब तक ये कैंसर बढ़ेगा, तब तक ये कैंसर बढ़ेगा। कल कोई मंदिर में अल्लाह अकबर कहते हुए कूदेगा, कोई गड़ासे से काटेगा, कहीं पलायन होगा, कहीं दंगा होगा, कहीं घर जलाया जाएगा, कहीं बलात्कार होगा, बहुत दुख की बात। तो ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है बतौर देश कि क्या हमको इस तरीके का देश चाहिए या हमको कुछ बहुत ही ठोस बदलाव चाहिए, ठोस रिफॉर्म, और उसी की बात शायद अश्विनी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। राजस्थान में कल करौली में हुई हिंसा और हंगामे के दौरान एक सिपाही ने इंसानियत और हौसले की मिसाल पेश की। उसने आगजनी में घिरी मां और बच्चे को बचा लिया। यह तस्वीर राजस्थान पुलिस ने ट्वीट की है, जो आप देख रहे हैं। राजस्थान पुलिस के इस कांस्टेबल का नाम है नेत्रेश शर्मा। कहा जा रहा है कि जब तक ऐसे लोग हैं तब तक इंसानियत में सबका भरोसा बना रहता है। और राज्यसभा में 34 साल में पहली बार किसी पार्टी के 100 सांसद हो गए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। 8 साल में 46 नए सांसद भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिए हैं। 2014 से अब तक 46 सांसद जोड़े गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी के अब 101 सांसद हो गए हैं। पहली बार राज्यसभा में बीजेपी 100 पार हुई है। इससे पहले 1988 में कांग्रेस पार्टी 100 पार हुई थी, 108 थे उनके। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार है जब उसने 100 का आंकड़ा राज्यसभा में पार किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसको अपने बूते पर लोकसभा में बहुमत मिला था, लेकिन राज्यसभा में वो बहुमत से काफी दूर थी। लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने जिस तरह से राज्यों में जीत हासिल की, राज्यों में अपनी सरकारें बनाई है, उसके बाद राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ रही है लगातार, और इसका अब जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंचा है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो आंकड़ा है ये अस्थायी है, क्योंकि जल्दी ही बीजेपी की संख्या कम होगी।
थोड़ी ही कम होगी, ज़्यादा कम नहीं लेकिन थोड़ी कम होगी। 95 से 100 के बीच में उसकी संख्या रहेगी, क्योंकि अगले 3 महीनों में 72 जो राज्यसभा के सांसद हैं सभी पार्टियों को मिलाकर के वो रिटायर होने वाले हैं और बीजेपी को 1 से लेकर के 2 सीटों का नुकसान अगले 3 महीने में हो सकता है। तो ऐसे में उनकी संख्या 95 से 100 के बीच में रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए अपने आप में ये तो एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने 100 का आंकड़ा पार किया है आज। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की केवल 30 सीटें रह गई है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को कोई नुमाइंदगी नहीं है। लोकसभा की अगर बात करें तो 14 राज्य ऐसे हैं जहां से लोकसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक ही सांसद है और राज्यसभा में 17 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस का कोई भी राज्यसभा का सांसद नहीं है। और बीजेपी के लिए ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कि बीजेपी के पास ये बड़ी संख्या उसके आत्मविश्वास को मजबूती देगी, उसकी रणनीति को ताकत देगी और बीजेपी अपने बूते पर अपना जो नेता है उसको इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन करवा सकती, निर्वाचित करवा सकती, ये उसको ताकत इस संख्या से मिलेगी। लेकिन बीजेपी के जहां तक अपने बूते पर बहुमत हासिल करने की बात है राज्यसभा में, फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है 2024 तक, जब तक कि एनडीए 2 का कार्यकाल है, क्योंकि तब तक बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। 14 दिन में पेट्रोल और डीजल 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। आज फिर से कीमतें 40-40 पैसे बढ़ गईं। आम लोग परेशान हैं। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत है। यहां पेट्रोल 118 रुपए पार है और डीजल 103। आज सीएनजी की कीमत भी 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 64 रुपए से ज्यादा हो गई है। बीते 4 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, जबकि बीते 1 महीने में 6 बार ये कीमतें बढ़ी हैं।